तो हाँ, थोड़ा सैड हूँ बट खुश भी हूँ कि एटलीस्ट अब फिल्म लोग देख पा रहे हैं जो हम पिछले 3-4 साल से चाह रहे थे, जो कहानी लोगों तक पहुंचे, जो फिल्म लोगों तक पहुंचे। मैं बस उस बात को लेके बहुत खुश हूँ कि ये कहानी लोगों तक पहुंच पा रही है, बिकॉज आज की जनरेशन शायद खालरा जी की कहानी कभी ना जान पाती। तो सर क्या उम्मीद है कि ये आगे ओटीटी पे फिर से आएगी या नहीं आएगी? देखिए, हमने तो होप गिव अप कर दिया था कि ये फिल्म कभी बाहर आएगी भी कि नहीं। ये फैशन से जुड़ी फिल्म नहीं है, ये फिल्म एक इंसान, एक असली इंसान की कहानी से जुड़ी हुई है। एंड जैसे दिलजीत सर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले दिन जब उन्होंने कॉस्ट्यूम देखी तो उन्होंने कॉस्ट्यूम को हाथ जोड़ लिए थे। हाँ जी। आप मुंबई गए थे सीए बनने के लिए और बने। आपने ये भी कहाँ से ये सारी चीजें आप लोगों ने ढूंढ के निकाली हैं? सर जी, इंटरव्यू तो लेटर। मैंने क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रावती सिंह, आपका ईटीवी भारत में स्वागत है। 3 जुलाई 2026 एक फिल्म धीरे से, बिना शोरगुल किए, बिना प्रमोशन के, चुपके से ओटीटी पे रिलीज होती है। यह फिल्म रिलीज तो हो गई, पर 48 घंटे के अंदर ही इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। लेकिन इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाने का कारण क्या है, ये दर्शकों के मन में बहुत घूमने लगा। कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या वजह थी कि इस फिल्म को ओटीटी से हटाना पड़ा। लेकिन हमारी आज की जो बातचीत है वो इस फिल्म की कहानी पर नहीं है, बल्कि इस फिल्म के पर्दे के पीछे जो कलाकारों ने, जो शख्स ने, जिन लोगों ने काम किया है, उनके बारे में बातचीत। आज हमारे साथ बॉलीवुड के मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर में से एक रोहित चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। रोहित सर, आपका ईटीवी भारत में स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। हाँ, तो सर आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, अच्छा हूँ, बट थोड़ा सा सैड हूँ क्योंकि क्यों सर? हमारी फिल्म जिन लोगों तक, जिन जरियों से पहुंचनी चाहिए थी, वो पहुंच नहीं पा रही है। हम्म। एंड सो हाँ, थोड़ा सैड हूँ बट खुश भी हूँ कि एटलीस्ट अब फिल्म लोग देख पा रहे हैं जो हम पिछले 3-4 साल से चाह रहे थे, जो कहानी लोगों तक पहुंचे, जो फिल्म लोगों तक पहुंचे। हम्म। वो अब फाइनली लोगों तक पहुंच रही है और लोग उस चीज को देख पा रहे हैं, उस कहानी को देख पा रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे विलेजेस में, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में फिल्म लोग अपने ही आप प्रदर्शित कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ सवाल हमने अपनी फिल्म के थ्रू पूछने चाहे हैं, हम्म। उन सवालों का लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी था। जसवंत सिंह खाला जी की जो कहानी है, उनकी उनके साथ जो हुआ, उसका सच लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी था। हम्म। सो उस बात को लेके मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली आज 31 ईयर्स, 30-31 साल बाद हम्म। उनकी जो उनका जो बलिदान था देश के लिए, उनका जो बलिदान था लोगों के लिए, और जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए उस टाइम पे किया, वो लोगों तक पहुंच पा रहा है। तो उस चीज को लेके बहुत खुश हूँ, बट थोड़ा सा नाखुश हूँ हनी के लिए, थोड़ा सा नाखुश हूँ हमारे प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला, पाशान, हसनैन, इन सब के लिए, बिकॉज इट्स नॉट बीन एन इजी राइड। आसान नहीं रहा है इस फिल्म को बनाना, इस फिल्म को बाहर ला पाना। सो बट एवरी फिल्म हैज इट्स जर्नी, तो ये तो लिखा ही हुआ था कि फिल्म के साथ क्या होना था। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स आउट। हाँ। सर बहुत सारी फिल्म, जैसे ये भले ही प्लेटफॉर्म से हट गई हो, मगर कुछ लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है और कोई थर्ड पार्टी से भी इसे भी देख रहा है। जैसा दिलजीत जी ने बोला भी कि अब तो बाहर आ गई है, जिसको जैसे देखना है हम्म। देख लो। तो इसीलिए मुझे मेरे प्रोड्यूसर के लिए भी थोड़ा दुख होता है कि उनका काफी नुकसान हुआ। हम्म। आई एम श्योर Z5 का भी नुकसान हुआ होगा इसमें। बट हाँ, आ गई है बाहर, लोग देख रहे हैं। मैं बस उस बात को लेके बहुत खुश हूँ कि ये कहानी लोगों तक पहुंच पा रही है, बिकॉज आज की जनरेशन शायद खालरा जी की कहानी कभी ना जान पाते, हम्म। अगर सतलुज उर्फ पंजाब 95 ना बनी होती तो बहुत जरूरी है लोगों का और आजकल की जनरेशन का हमारी हिस्ट्री जानने के लिए, बहुत बहुत जरूरी है।
और उस वो हम समझते कैसे हैं, उस हिस्ट्री का हम क्या मतलब निकालते हैं और उसको कैसे अब्सॉर्ब करना चाहते हैं। हम एक बहुत ही रोबस्ट कंट्री हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, बहुत समझदार लोग हैं इस देश में। तो इतिहास है वो इतिहास है, जो हमारी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है। एंड लोगों को खुद हक होना चाहिए चूज करने का कि अगर वो अपना इतिहास समझना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते, देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। सो या दैट्स माय स्टैंड ऑन एवरीथिंग। तो सर क्या उम्मीद है कि ये आगे ओटीटी पे फिर से आएगी या नहीं आएगी? देखिए, हमने तो होप गिव अप कर दिया था कि ये फिल्म कभी बाहर आएगी भी कि नहीं। हम्म। ये फिल्म बाहर आ गई, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अब जो आगे होगा उसके लिए बहुत बड़े हुक्मरान बैठे हैं, बहुत बड़े लोग बैठे हैं जो ये डिसीजंस लेंगे। आई एम होपफुल, आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव एंड होपफुल, एंड आई प्रे फॉर इट टू कम आउट अगेन, सो दैट पीपल, लोग देख सके, लोग इस कहानी को समझ सके, और हम जो कहना चाहते थे फिल्म के थ्रू जी सर। वो भी समझ सके। इट्स नॉट अ वन साइडेड पोर्ट्रेयल ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन पंजाब। सॉरी, मैं बार बार कोई बात नहीं सर। इंग्लिश में चला जाता हूँ। नहीं, इट्स ओके बट मेरे हिसाब से वो एक पंजाब का एक तरफा, जो पंजाब में 95 में हुआ एक तरफा प्रदर्शन नहीं है। सर। हमने हर चीज के बारे में अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू, सीबीआई के थ्रू, हमने जितना पॉसिबल हो उतनी जो सच्चाई हम किरदारों के थ्रू दिखा सकते थे वो हमने दिखाने की कोशिश करी है। तो अ, उसके बाद लोगों को समझदारी, एंड ये एक सिर्फ एक फिल्म है, ये सिर्फ एक फिल्म है। हम इसको उससे बहुत बड़ा बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो, अदरवाइज ये सिर्फ एक फिल्म है जो लोगों से अ, अपने मन में कुछ सवाल लाने को बोलती है, जो पंजाब में हमारे इतिहास में हुआ वो समझने को बोलती है, और वो बस इतना ही है। तो आई रियली होप कि ये बाहर आ जाए, आई रियली रियली होप कि ये फिर से Z5 पे आ जाए, या अगर कहीं से कुछ करिश्मा हो जाए तो थिएटर्स में आ जाए। इतनी उम्मीद इतनी करते हैं सर मेहनत कि से ये इतनी बड़े खूबसूरत पर्दे फिल्म पर आए। बनाई है। जी, हम्म। इतनी मेहनत से इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है। जी सर। थोड़ा दिल तो तभी टूटा था जब वो सीधे ओटीटी पे आ गई थी, हम्म। बस पहले थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी। जी। बट फिर वही लगता है कि हम सबसे बड़ी इस कहानी में जो हमने कहना चाहा, इस फिल्म में जो हमने कहना चाहे, हम सबकी आशाओं से, हम सबके होप से काफी बड़ी ये फिल्म है। तो बस ये लोगों तक किसी तरह पहुंच जाती, बस वही चाहना थी, तो वो हो गया। तो सर आपको इस फिल्म का ऑफर कैसे मिला, कैसे ये आपके पास आया कि आपको? सो हनी एक बड़े ही दिलचस्प और एक बड़े ही अच्छे इंसान हैं। ओ। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पीपल इन द इंडस्ट्री। मुझे ऑलमोस्ट अब 50 फिल्में होने वाली हैं, एंड उसमें से एज अ डायरेक्टर ये हनी के साथ मेरी दूसरी फिल्म है। इनफैक्ट पहली फिल्म थी, उसके बाद हमने रात अकेली है पार्ट 2 शूट करी थी। और हनी ने 2015-16 में कौनकना की बनाई हुई फिल्म डेथ इन द गंज थी, वो प्रोड्यूस करी थी। सो मैं हनी को तब से जानता हूँ, एंड हनी बीइंग द स्वीट पंजाबी मैन दैट ही had told me then that पाजी जब भी मैं फिल्म डायरेक्ट करूंगा मैं आपके पास ही आऊंगा। सो व्हेन ही वाज डूइंग पंजाब 95, तो उसके अराउंड ऑलमोस्ट आई वुड से 8-9 महीने फिल्म चालू होने के पहले, इतना ज्यादा हमें कोई पहले से बुक नहीं करता है। इट्स ओके। यूजली अराउंड 4-5 मंथ्स पहले या वट एवर। ओके। तो ऑलमोस्ट 9-10 महीने पहले मेरे पास हनी का कॉल आया, एंड हनी ने बोला देखिए मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप ही करो और आप ही आके इसमें कॉस्ट्यूम्स करो, बिकॉज ये फिल्म हनी की पर्सनल लाइफ से भी ये फिल्म बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तो ये हनी के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल फिल्म थी। सो ही वाज लाइक, मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरे थोड़े ट्रस्टेड लोग हैं जिन पर मैं थोड़ा भरोसा कर सकता हूँ, मैं उन्हीं को इस फिल्म पे लेके आऊँ। सो अराउंड 9 महीने पहले हनी ने मुझे बोल दिया कि मैं नहीं जानता आप क्या कर रहे हो, मैं नहीं जानता आप अवेलेबल हो कि नहीं हो, बट आपको आके करनी ही करनी है ये फिल्म। एंड दैट्स हाउ आई वाज ऑफर्ड द फिल्म। और उस समय मैं नितेश तिवारी और अश्विनी तिवारी के साथ आई वाज शूटिंग समथिंग, मुझे याद है बड़े क्लियरली। मैं
हरिद्वार में था उस टाइम पे, हम एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे उस टाइम पे, और लौट के बॉम्बे आके मैं हनी से मिला। एंड तब हनी ने मुझे कुछ नहीं बताया था कि फिल्म क्या है, कहानी क्या है। बस उसने अब बड़े हक से फोन किया कि मैं चाहता हूँ आप मेरी फिल्म करो, और मैंने बोला हाँ मैं आपकी फिल्म कर रहा हूँ। मैंने पूछा भी नहीं फिल्म क्या है क्या नहीं है। एंड फिर मैं ऑफिस आया, हनी ने मुझे पूरी कहानी सुनाई। हनी से लो जी अब आपके हवाले है, अब आप देख लो क्या करना है। तो फिल्म में आपने किस किरदार के लिए सर कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है? मैं मोस्टली पूरी फिल्म्स करता हूँ। ओके। तो अगर फिल्म में आपने किसी साइकिल चलाते आदमी को देखा होगा, या किसी रेडी वाले को देखा होगा, एक पुलिस वाले को देखा होगा, या दिलजीत को देखा होगा, हम्म। वो सारे कॉस्ट्यूम्स मेरे हैं। मैं पूरी की पूरी मुझे ऑब्वियसली कैरेक्टर्स करने में भी मजा आता है, बट जब एक पूरी फिल्म की दुनिया क्रिएट करने को मिलती है, हम्म। एंड ऑल्सो बिकॉज आई मीन लोग शायद उतनी ज्यादा समझ ना रखते हों, not that I'm diminishing anybody's intelligence, but फिल्म एक पीरियड फिल्म है। ये 95 में बेस्ड है। वी आर इन 2025 26 ऑलमोस्ट अभी। 30 साल पुराने पीरियड में इवन उस समय जो पंजाब के पुलिस के यूनिफॉर्म्स होते थे वो अलग होते थे, उसकी डिटेलिंग अलग होती थी, कलर अलग होता था। ऑब्वियसली लोगों के कपड़े और पहनने का तरीका अलग होता था। सो in a way it was a massive project for me in terms of, because हमें हर चीज स्क्रैच से बनानी पड़ी थी। हर चीज हमें रिसर्च करके ढूंढ के बड़ा देख समझ के उसको करना पड़ा था, जो पीरियड फिल्म्स में लगता है। सो आपने जो कुछ भी कॉस्ट्यूम्स देखे उसमें, ओके। कहीं से भी किसी के भी, वो सारे कॉस्ट्यूम्स मेरे थे। तो सर ये सब कॉस्ट्यूम डिजाइन करने में कोई तो चैलेंजिंग आता होगा ना, कैसे दिमाग में रखते होंगे कि इस किरदार के लिए ऐसे कॉस्ट्यूम डिजाइन करना है, तो ये इसके लिए कितना चैलेंजिंग होता है चीजें? देखिए एक वर्ल्ड क्रिएट करना, हम्म। और जैसे कि हिस्टोरिकल पीरियड पीसेस होते हैं ना, वो बड़े आसान होते हैं हमारे लिए, डिजाइनर्स के लिए। ओके। ओके। बिकॉज हिस्टोरिकल पीसेस के लिए से फाइल से उसमें मेहनत बहुत लगती है, बट उसकी रिसर्च बहुत सिंपल होती है। ओके। अगर मुझे अकबर के ऊपर जाके रिसर्च करनी है, या मुझे किसी राजा महाराजा पे रिसर्च करनी है, या साउथ के किसी रीजन पे रिसर्च करनी है, there's a lot of material available। ओके। बट जब हम ऐसी रियल स्पेस में पीरियड सिनेमा करते हैं, हम्म। दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बिकॉज उसमें हमें रियलिज्म भी रखना है। हमें एक सिनेमैटिक विजन जो होता है, uh, उसके दायरों में ऑपरेट करना होता है। अगर आपने फिल्म देखी होगी, आई होप आपने देखी हो। जी सर, मैंने सो पूरी देखी। वी हैव डन अ लॉट ऑफ मूड बिल्डिंग। जो एक होता है ना कि एक सीन का जो एक भाव निकल के आना चाहिए, एक फीलिंग निकल के आनी चाहिए, एंड दैट ईरीनेस, जो एक हेवीनेस है फिल्म में, you will not see a lot of light colors in the film. You'll see a certain denseness and use of really dark colors and a certain palette in the film. वो काफी डिसाइडेड और रिसर्च चॉइसेस होते हैं। So, doing a historical period film is far more easier than doing a very real period film, क्योंकि उसमें रियलिज्म के साथ साथ हमें अपनी डिजाइन, और वो डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि कहीं आपको वो खटके ना कि ये मुझे ठीक नहीं लग रही है, या ये मुझे ज्यादा लग रही है, या ये मुझे कम लग रही है। बहुत नाप तौल के, बड़े ही संभल के सारी चीजें, सारे कलर्स को चूज करके, डिसाइड करके, सारे लुक्स का, सारे कैरेक्टर्स का लुक डिसाइड करके कि मूछें कैसी होंगी तो चश्मे कैसे होंगे, जस्ट सो दैट कि आपको उस समय का, उस पीरियड का एक क्लियर आइडिया, एक क्लियर विजुअल मिल सके। तो सर जैसे अगर आपने दिलजीत सर के लिए आपने किया होगा डिजाइन, तो कभी वो ऐसा करते होंगे कि अपना आइडिया देते होंगे कि नहीं रोहित आप ऐसे करो, या ऐसा फ्री रखते होंगे? नहीं, नॉट रियली। वो कभी पूरा फ्री आप दिलजीत ने देते थे? नहीं, दिलजीत ने या अर्जुन ने या किसी ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, बिकॉज जो आपके डिजाइन पर भरोसा है उनको पूरा? हाँ जी, आपके डिजाइन पर उनको पूरा भरोसा है कि जो भी करते हो? डिजाइन पे भरोसा है। एंड ऑल्सो आई मीन दिस इज नॉट अ फैशन सेंट्रिक फिल्म।
ये फैशन से जुड़ी फिल्म नहीं है, ये फिल्म एक इंसान, एक असली इंसान की कहानी से जुड़ी हुई है। एंड जैसे दिलजीत सर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले दिन जब उन्होंने कॉस्ट्यूम देखी तो उन्होंने कॉस्ट्यूम को हाथ जोड़ लिए थे, और और उन्होंने जसवंत जी से बोला था कि अब जो कराना है आप ही कराओ। एंड हमारे लिए इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट, बिकॉज हमने बहुत सारी रिसर्च करके वो एक सर्टेन पैलेट, जसवंत जी का एक पहनावे का तरीका था, वो एक तरीके की पगड़ियां पहनते थे, वो एक तरीके के जैकेट्स पहनते थे, तो वो सब हमने इतनी मेहनत से क्रिएट किया था कि वो बहुत सीमलेसली, बहुत ऑर्गेनिक तरीके से, जब हमने दिलजीत जी के साथ लुक टेस्ट किया था, हम शूट्स के पहले लुक टेस्ट करते हैं जिसमें सब हेयर, मेकअप, पगड़ी, ये वो सारी चीजें चेक करी जाती हैं इफ इट्स वर्किंग और नॉट वर्किंग। एंड हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि हमारे सामने जसवंत जी खड़े थे। वो सच में फिल्म में देखने में तो पूरा ऐसा लग रहा था कि जसवंत खालरा पूरी वैसी लुक में जी दिख जी रहे जी, हैं। तो बस वो, बस सारी मेहनत हमारी रंग ले आई। एंड हनी जस्ट मेड इट सो इजी एंड नाइस फॉर, और हमारे, मैं मेंशन करना चाहूंगा हमारे जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं मोहनन सर, केयू मोहनन, उन्होंने भी इतनी खूबसूरती से उस फिल्म को शूट किया है कि हमारी अगर कुछ गलतियां हुई भी हों तो वो भी छिप जाती वो हैं। सो वी हैड अ रियली, बहुत अच्छी टीम थी हमारे साथ उस फिल्म। तो उसे कॉस्ट्यूम डिजाइन में आपने बहुत सारा डिजाइन किया इस फिल्म में। जी, सबसे ज्यादा मेहनत किस में लगी, किसके कॉस्ट्यूम को डिजाइन करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगी आपको? सबसे ज्यादा मेहनत तो ओवरऑल पूरी फिल्म में ही लगती है, बिकॉज इट बिकम्स अ, इट्स अ बहुत बड़ा एक टास्क होता है आपके लिए, पूरी एक, उतने दिनों के लिए, उतने दिनों में, बिकॉज हमें 2-3 महीनों से ज्यादा प्रेप का टाइम नहीं मिलता है, आपको एक पूरी दुनिया डिजाइन करनी होती है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तो वही होता है दैट, मतलब एक भी चीज ऊपर नीचे इधर उधर नहीं हो सकती। बट अगर एग्जीक्यूट करने की बात आए तो वो जो सीन है जिसमें जसवंत जी नहीं रहते हैं, हाँ हाँ। एंड उसके बाद उनको नहर में डाल दिया जाता है, उनके पार्थिव शरीर को, अ, उस सीन को मेंटेन कर पाना, उस सीन में जो हमारी एजिंग लगी है, बिकॉज उसमें ब्लड वूंड्स थे, उसमें बहुत दिन तक उनको पकड़ के रखा गया था, घर से एकदम फ्रेश कपड़ों में उठाया गया था, और उससे फिर उनको जितने टाइम रखा गया उसमें सेम कपड़ों में थे वो, और उन्हीं कपड़ों में वो मर जाते हैं। तो उस चीज को पूरा एक सीमलेस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाना, बिकॉज ये 1-2 दिन की तो शूट होती नहीं है, कम से कम 10-15 दिन में ये पूरी चीजें सारी शूट होती हैं। सो उसको मेंटेन कर पाना, उस चीज को करेक्ट तरीके से ले जाना, एंड समवेयर बहुत सारी फिल्मों में और बहुत सारे उसमें ना, मैं उसको इमोशनल मैनिपुलेशन मानता हूँ, जब बहुत ज्यादा खून और बहुत ज्यादा गंदगी और बहुत ज्यादा वो सब दिखा देते हैं। वो हर कहानी का अपना अपना वो होता है। इसमें हम बहुत अपने आप को कंट्रोल्ड रखना चाहते थे, बहुत रियल रखना चाहते थे। सो उस चीज को एग्जीक्यूट करना मेरे और मेरे टीम के लिए काफी काफी डिफिकल्ट था। बट ओवरऑल, बिकॉज एक रियल स्पेस में पीरियड फिल्म है, काफी बार क्या होता है, ये रियल स्पेस की पीरियड फिल्म्स का जो डिटेलिंग होती है वो लोगों से मिस आउट हो जाती है, बिकॉज इसमें फैंसी लहंगे नहीं है और फैंसी ज्वेलरी नहीं है, तो लोगों को लगता नहीं है इतनी मेहनत लगी है। बट अगर आप पुलिस ऑफिसर्स के जैकेट्स भी उठा के देख लो, अगर आप लोगों के स्वेटर्स देख लो, उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग गई है, और 90s के पैटर्न्स कैसे होते थे, 90s के स्वेटर्स कैसे होते थे, 90s की पुलिस की जैकेट और लोगों की जो और जैकेटें होती थी, विच इज आजकल मिल पाना बहुत मुश्किल है, तो वो सारी चीजें वी हैड टू क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। तो वो हमारे लिए काफी काफी डिफिकल्ट टास्क। ओके। तो सर जैसे हर सेट पे एक मजेदार पल होता है, कोई ऐसा पल जो आपके दिमाग में बस गया और जो आपको हमेशा याद रहेगा इस फिल्म के सेट पे? इस फिल्म के सेट पे तो आई लाइक टू थिंक कि मैं ग्रोन अप आदमी हूँ, विच आई एम 44 नाउ। और हमारे जो डीओपी हैं मोहनन सर, वो बहुत सीनियर डीओपी हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हमारे। एंड मैं उनके साथ पहली बार काम कर रहा था, और काफी लोगों ने मुझे बोल रखा था कि वो बहुत सीनियर हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और वो जो होता है ना, कुछ लोगों का बहुत सारा हवा बना दिया जाता है, तो वैसा था।
तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, मतलब है तो मतलब मैं भी कोई कम नहीं हूँ, आई ऑल्सो नो माई जॉब एंड ऑल ऑफ दैट। तो पहली बार मिला तो मैं थोड़ा झेपा हुआ था, दूसरी बार हम जब मिले तब लुक टेस्ट पे मिले, तो वो आए बड़े ध्यान से मेरे कॉस्ट्यूम्स को देखते रहे, सारे एक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स अलग अलग रैक्स पे लगे हुए थे हमारे कॉस्ट्यूम बेस पे। ओके। तो आए और देखते रहे। अब थोड़ा तो मुझे, एंड आउट ऑफ सीनियरिटी यू हैव टू हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर टेक्नीशियंस, बिकॉज फिल्में ना कहने को मैं बोल सकता हूँ कि सारे कॉस्ट्यूम मैंने बनाए, बट फिल्में एक बड़ा ही कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। तो उसमें एक डायरेक्टर का से होता है, डीओपी का से होता है, मेरा से होता है एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, प्रोडक्शन डिजाइनर का से होता है, एंड देन वी ऑल कम टुगेदर और फिर हम साथ में एक दुनिया क्रिएट करते हैं। तो सारे कॉस्ट्यूम्स वो देख रहे तो थोड़ा तो मुझे अंदर से लगता ही है ना, परफॉर्मेंस एंजाइटी सब किसी को होती है कि भैया ये कुछ गलतियां ना निकाल दें, कुछ ऑफ ना हो जाए, इतनी मेहनत करिए कुछ गलत ना हो जाए एंड ऑल ऑफ दैट। हम्म। वो देख के आए, 15-20 मिनट घूमते रहे, चुपचाप चुपचाप सारे कॉस्ट्यूम्स देखते रहे। फिर मतलब फॉर अ ग्रोन अप मैन, एंड यू कांट सी इट, आप वीडियो पे देख नहीं सकते, मैं 6 फुट 3 इंच का आदमी हूँ, लंबा चौड़ा आदमी हूँ। ओके। वो आए, दोनों हाथों से मेरे गाल पकड़े और जोरों से गाल खींचे उन्होंने बोला मैं एक गलती नहीं निकाल पाया, बड़ा मजा आया, एंड ही लेफ्ट। वो रुके भी नहीं लुकते से। तो मेरी मेरी सबसे अच्छी मेमोरी यही है, क्योंकि उसके बाद मैं एम्बैरेस हो जाता था, वो कहीं भी मुझे देखते थे, आते थे, मेरा गाल खींच के चले जाते थे, एंड आई वाज लाइक इस आदमी का लोगों ने हवा बनाया हुआ था, इस आदमी को बोला था ये बहुत स्ट्रिक्ट है। तो that was sweet. It is still a very sweet memory of Mohanan sir that I have from that film. सर, दिलजीत सर के साथ आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? उनके साथ काम करके आपको कैसा मजा आया, मतलब कैसा? I was दिलजीत इज अ वेरी सिंसियर, एक बहुत ही समझदार, अपनी स्पेस को की जानकारी रखने वाले, अपने आसपास के लोगों की जानकारी रखने वाले एक बड़ी ही समझदार इंसान लगे मुझे, बिकॉज मैं पहली बार इस फिल्म में दिलजीत के साथ काम कर रहा था, एंड ही इज जस्ट अ वेरी सिंसियर पर्सन। एंड इस फिल्म का माहौल कुछ ऐसा था वेयर everybody was just very calm and quiet and very internal, because बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो स्विच ऑन स्विच ऑफ पे काम करते हैं। वो आपके साथ बैठ के गप्पे कर रहे होंगे और फिर उनका बोले जाएगा कि टेक के लिए रेडी हो जाओ, जाएंगे और रो के वापस आके वो फिर से आपसे गप्पे करने लग जाएंगे। दिलजीत आई थिंक इज वेरी सिंसियर अबाउट हिज क्राफ्ट। तो वो बहुत, इस फिल्म पे तो एटलीस्ट वो बेहद चुपचाप और बेहद अपने में ही गुमसुम रहते थे, जो कि एक किरदार की सादगी की जरूरत भी थी। तो फिर हम लोग उनसे थोड़ा डिस्टेंस ही रखते थे कि अगर कोई एक्टर अपनी स्पेस में फॉर द कैरेक्टर, क्योंकि बहुत सीन्स बहुत हैवी थे, बहुत इंटेंस सीन्स थे, तो वो मोस्टली अपनी स्पेस में रहते थे। बट अदर देन दैट आई वुड से आई मस्ट हैव वर्कड विद, आई डोंट नो, 300-400 एक्टर्स के साथ तो अभी तो पूरी लाइफ में काम कर चुका हूँ। But it was one of the easiest, B, one of the most satisfying experiences, because काफी बार क्या होता है, डिजाइनर्स कम विद दैट एटीट्यूड कि एक्टर को हमें ट्रस्ट करना चाहिए राइट एट द स्टार्ट, बट हम ये ह्यूमन नेचर के बारे में शायद भूल जाते हैं कि ट्रस्ट हमें अर्न करना होता है। एट द एंड ऑफ इट एक एक्टर हमारे कॉस्ट्यूम्स पहनने वाला है, बट स्क्रीन पे तो वो दिखने वाले हैं। सो उनकी इनसिक्योरिटीज बड़ी जायज होती है। But with Diljit, it was no insecurity. Within the first 10 minutes, we were like, this is perfect. जब वो पहली कॉस्ट्यूम पहन के आए तो हनी got very emotional. Even Diljit sir got very emotional because हमें जो चाहिए था हमें पहले 5 मिनट में मिल गया था। तो उसके बाद दिलजीत सर के साथ काम करना was just very easy, very calm. It was a very pleasant experience. बहुत ही अच्छा experience. तो सर, ये बात रही तो फिल्म की, आप थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि मेरी आप पर्सनल लाइफ से, जी मेरी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को जान के क्या करोगे आप? थोड़ा सा सर, ओके, जैसे आप कानपुर के रहने वाले हो, oh you've done your research, I'm very impressed. तो आप जो कानपुर
का मेन जगह, कोई ऐसा फेवरेट जगह जो आपको पसंद हो, वहां का कोई ऐसा खाना जो आपको पसंद हो? कानपुर की बहुत सारी चीजें मुझे बहुत पसंद है, और सर मेरी ऐसा फेवरेट जगह थी मेरा घर, जो ओ, हमारा किदवई नगर में घर हुआ करता था, जिस घर में मैं पला और बड़ा हुआ। मैं 15 साल की उम्र तक कानपुर में था, तो मैं अपना 10th खत्म करने के बाद फिर बॉम्बे आ गया था। ओके। तो वो घर जहाँ पे मैं पला बड़ा था, फॉर बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजंस और व्हाटएवर, अब वो घर हमारे पास नहीं है। हम्म। बट वो घर कानपुर में मेरी सबसे 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 पसंदीदा जगह थी और है। और खाने के लिए तो मैं फुल चटोरा हूँ, पूरा यूपी वाला हूँ, फुल चटोरा हूँ। तो कानपुर में चाट बहुत अच्छी मिलती है। हमारे घर के पास एक ओमी चाट वाला हुआ करता था, उसकी चाट हम ऑलमोस्ट डेली खाया करते थे। तो वो चाट, वहाँ की मिठाइयाँ, हम्म। और हमारे यहाँ एक मलाई मक्खन मिलता है, जो कि अपेरेंटली अब बनारस में बड़ा फेमस हो गया है, जी। लेकिन वो चालू हुआ था कानपुर से। ओ। तो वो एक हमारी स्पेशलिटी है कानपुर की, जो पहले और कहीं नहीं मिलती थी, बट अब मिलने लगी है जगहों पे। बनारस बनारस में मैंने खाया, बट हाँ, वो उसको मलाई मक्खन बोलते हैं। इट्स अ वेरी लाइट फ्रॉथी येलो, ऑलमोस्ट डिजर्ट होता है। ओ। वो दूध के झाग से बनता है, ओ। तो बड़ा हैवी होता है, बट देखने में बड़ा लाइट लगता है, बिकॉज इट्स लाइक अ फोम, और बड़ा ही टेस्टी होता है। तो आपने बस यादें दिला दी। अब आपको, यू शुड सेंड मी सम मिठाई फ्रॉम कानपुर ओके और ओके। फ्रॉम हैदराबाद। ओके सर। तो सर जैसे कि जितना हमने रिसर्च किया, हाँ जी। आप मुंबई गए थे सीए बनने के लिए और बने। आपने ये भी कहाँ से ये सारी चीजें आप लोगों ने ढूंढ के निकाली हैं? सर जी, इंटरव्यू तो लेके। मैंने, क्या हुआ था, मैं ना बड़ा ही नर्डी बच्चा था। हम्म। नर्डी होने में कोई गलत नहीं है, आई लव नर्ड्स। हम्म। तो मैं बड़ा ही पढ़ाकू बच्चा था। मैंने 10th में आईसीएससी बोर्ड टॉप कर लिया था, कॉमर्स वॉमर्स में। हम्म। अखबार अखबार में नाम वाम आ गया था। तो मम्मी पापा के एस्पिरेशंस होते हैं ना, सब किसी के पेरेंट्स के। हम्म। तो उनकी आकांक्षाएं बढ़ गई कि हमारा बेटा तो सीए बनेगा, नहीं तो आईआईएम जाएगा। हम्म। और मेरी बहन ऑलरेडी बॉम्बे में पढ़ रही। तो ओके। फिर पापा ने पूछा क्या करोगे, तो मैंने कहा आप मुझे बॉम्बे भेज दो, दीदी भी वहीं पर ही है, मैं वहीं पर ही पढ़ूंगा, एंड आई फिगर आउट व्हाट आई वांट टू डू। तो मैंने कैट एंट्रेंस की भी, जो आईएमएस करके एक इंस्टीट्यूट होता है ना, जहाँ से आप वो जाके ट्यूशंस लेते हो और उसकी जी। तैयारी करते हो, हम्म। मैं वो भी कर रहा था। मैं सीए का फाउंडेशन देने के लिए भी तैयारी कर रहा था। और उसके साथ ही, बिकॉज वी वेंट थ्रू पर्सनल ट्रेजेडी, हमारी फैमिली में कुछ बिजनेस मिसहैप्स हो गए थे मेरे फादर से। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ही छोटी उम्र से काम करने की जरूरत पड़ गई थी। ओके। तो मैंने काम करना चालू कर दिया। अब कॉलेज में पढ़ते हुए बच्चे को कई जॉब्स मिल सकते हैं। तो मैंने काफी फैशन बैक स्टेजिंग करी, मैंने कॉफी शॉप्स में नौकरी करी। सो दैट्स हाउ आई पेड फॉर माय एजुकेशन। बट द फन बिट वाज कि ये सब करते 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 फाइनली मैं फैशन बैक स्टेजिंग करने लग गया। एंड जहां से मुझे फैशन स्टाइलिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू द प्रोफेशन आई एम इन। एंड द फनी बिट इज कि मैं 1 साल तक टेलीविजन में काम कर रहा था। ओके। मेरे कुछ 4-5 शोज चल रहे थे टीवी पे, मैंने टीवी से स्टार्ट किया था। बट मेरी इतनी बैंड बजी हुई थी, मुझे इतना डर था कि मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं कि मैंने ऑलमोस्ट 1 साल तक, जब मैं अच्छे से पैसे कमाने लग गया, अच्छे सेविंग्स हो गए, तब मैंने मॉम डैड को बताया कि मैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गया हूँ, मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ। उनको पता भी नहीं था कि मेरे शोज ऑन एयर। ओ। So yeah, so that's a bit of my story. तो सर पहला कोई एक्टर जो बॉलीवुड का पहला जो एक्टर जिसके लिए आपने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया हो, या पहला एक्ट्रेस? एक्टर, आई हैड द अटर जॉय, क्योंकि तब राम गोपाल वर्मा, आप सोचेंगे मैं प्री हिस्टोरिक हूँ, बट तब राम गोपाल वर्मा अभी भी बॉम्बे में थे और डायरेक्ट कर रहे थे। हम्म। और मेरे एक दो म्यूजिक वीडियोस बहुत पॉपुलर हो गए थे। हम्म। तो मुझे राम गोपाल वर्मा का कॉल आया था। दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म प्रोजेक्ट, व्हिच वाज अ फिल्म कॉल्ड डरना जरूरी है। ओके। उन्होंने मुझे, निशा कोठारी करके एक एक्ट्रेस थी, हम्म। उनके कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए, बेसिकली गाने डिजाइन करने के लिए, उस फिल्म के जो प्रमोशनल गाने थे वो डिजाइन करने के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। एंड एज फिल्मी कहानियां जो आप सुनते रहते हैं, मुझे फोन आया था सेइंग मैं राम गोपाल वर्मा बोल रहा हूँ, एंड आई वाज लाइक हाँ हाँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री, और मैंने फोन रख दिया।
He was like, Ram Gopal Verma मुझे क्यों फोन करने वाला है? जी। But then he called back and he was very semi-angry and he said, I'm actually Ram Gopal Verma and don't disconnect the call this time. So I said, I'm so sorry, sir. तो ऐसे करके मेरी फिल्म जर्नी चालू हुई। तो सबसे पहले तो हाँ, इट वाज मोहित अलावत एंड निशा कोठारी, वो दोनों ही अब इंडस्ट्री में शायद नहीं काम कर रहे हैं। ओके। बट या दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म एंड माय फर्स्ट फिल्म प्रोजेक्ट। कोई ऐसा कोई ड्रीम एक्टर है या एक्ट्रेस है जिसके लिए आप कॉस्ट्यूम डिजाइन करना चाहते हो या कर चुके हो? करना चाहते हो या कर चुके हो? मेरे ड्रीम का तो पता नहीं, बट मेरी माँ का ड्रीम था कि मैं धर्म जी के साथ काम करूं। ओ। सो अभी मेरी इसी साल जनवरी में एक फिल्म आई थी 21। 21। यस। सो देयर इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू टू वर्क विद धर्म जी एंड इतने दिल के, इतने अच्छे, उस जस्ट इतने अच्छे आदमी थे, उनसे मिलके उनके साथ काम करके इतना अच्छा लगा। बट हाँ, मेरा सपना, अभी भी बहुत सारे सपने हैं। मेरा सपना है अमिताभ सर को ड्रेसअप करना किसी चीज के लिए। मेरा सपना है माधुरी मैम को ड्रेसअप करना। मैंने अभी माधुरी मैम और काफी लोगों के साथ काम कर लिया, बट अभी माधुरी मैम और अमिताभ सर के साथ नहीं किया है। ओके। तो वो अभी भी मेरा सपना। तो सर कोई ऐसा ड्रेस या कॉस्ट्यूम जो जिसको आप रिक्रिएट करना चाहें, जो पहले जमाने में होता होगा, उसको आप रिक्रिएट अपने आइडियाज के साथ रिक्रिएट करना चाहते हो, कोई ऐसा? आप बहुत सारे मेरे लिए ट्विस्टर्स लेके बैठे हो। हाँ, मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मैंने सोचा ये सिर्फ सतलुज के बारे में आप नहीं इंटरव्यू नहीं, करने सॉरी, वाले हो। अगर ज्यादा हो गया तो सॉरी सर, मगर नो 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 नो, नॉट एट ऑल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बस बोल रहा हूँ मुझे सोचना पड़ेगा। ओके। सो एक ऐसी कॉस्ट्यूम जो मैं रिक्रिएट करना चाहूंगा, रिक्रिएट नहीं करना चाहूंगा। मेरी माँ ना, उनका बहुत हेवी इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ऊपर, बिकॉज मेरा अर्ली एक्सपोजर टू सिनेमा, मेरी मम्मी को फिल्मों का बड़ा शौक था और संगीत का बड़ा शौक था। तो मैंने केएल सहगल के गाने सुने हैं बचपन में। हमारे घर में बड़ा संगीत और नृत्य का बड़ा ही वो वैल्यू होती थी। फॉर एंड नॉर्थ इंडिया में इतना ज्यादा, जितना साउथ में लोगों को एनकरेज किया जाता है, नॉर्थ इंडिया में इतना ज्यादा है नहीं इन चीजों को लेकर एनकरेजमेंट। बट समहाउ हमारे घर में, स्पेशली बिकॉज ऑफ माई मदर, माई फादर हैड नो इंटरेस्ट इन इट, बट मेरी माँ का बहुत इंटरेस्ट था इसमें। तो मेरा बचपन बहुत सारी क्लासिक्स लाइक रजिया सुल्तान, मुगले आजम, जहां आरा, ये सारी फिल्में देखते देखते बहुत छोटी उम्र से मैं बड़ा हुआ। तो वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स एंड वन ऑफ माय फेवरेट मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड इज वाचिंग मुगले आजम विद माय मदर। ओके। तो उस फिल्म का सबने एक गाना सुना हुआ है, प्यार किया तो डरना क्या, वो सबसे फेमस गाना है। बट उस फिल्म का एक और गाना है जो मेरा बेहद फेवरेट गाना है, जिसका नाम है तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर वो गाना फिर कभी बने या वो फिल्म फिर कभी बने, तो मैं अपने अंदाज से, अपने टच से वो मुगले आजम के कपड़े बनाना चाहता हूँ, स्पेशली उस गाने के कपड़े बनाना चाहता हाँ, हम उम्मीद हूँ। करते हैं सो सर कि आपको ये मौका मिले जल्दी। I really hope so. I'm just putting it out in the universe. But I really hope so कि मुझे ये करने का मौका जरूर मिले। तो सर आपने सुशांत सिंह के साथ भी ये काम किया है जी छिछोरे जी। में। छिछोरे में आपने उनके साथ काम किया, तो उनके साथ आपका काम करने का अनुभव कैसा रहा? वो किस तरह के पर्सनालिटी थे? आप मेरा दिल तोड़ रहे हो अभी। वो बहुत ही सॉरी सर प्यारा इसके लिए। वो बहुत ही प्यारा बच्चा था। आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। काफी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा प्रेजेंट इन द सेंस कि अपनी सराउंडिंग्स, वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, वेरी अवेयर। एंड दिल का बहुत ही प्यारा बच्चा। आई स्टिल कॉल हिम अ बच्चा बिकॉज आई यूज्ड टू कॉल हिम बच्चा ऑन हिज फेस ओनली। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। छिछोरे की बहुत 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 सारी अच्छी मेमोरीज हैं, बिकॉज वो कोई कोई फिल्में होती हैं जहाँ पे आप जाते हैं, अपना काम करते हैं और आप यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। बट छिछोरे एक वो था जहाँ पे ऑलमोस्ट हम सब एक फैमिली की तरह बन गए थे, और इतना ही खुशहाल और अच्छा एनवायरनमेंट था। साजिद सर इज सच अ गुड प्रोड्यूसर, नितेश सर इज अ, मतलब वो एक ड्रीम डायरेक्टर हैं काम करने के स्पेस में। मतलब आई आई लव वर्किंग विद नितेश सर।
तो वो एक ऑलरेडी एक बड़ा हार्मोनियस और एक बड़ा अच्छा सेट था। एंड सारे ये सुशांत, श्रद्धा, नवीन, वरुण, दे ऑल वर यंग। ऑब्वियसली ये सब मेरे से छोटे ही थे। एंड सुशांत को तो आई यूज्ड टू फील लाइक अ बेबी ब्रदर। बहुत ही प्यारा बच्चा था वो। एंड इट वाज जस्ट हार्ट ब्रेकिंग व्हाट हैपेंड। एंड वी कुडंट इवन बी देयर प्रॉपर्ली फॉर हिम, बट उसके साथ काम करना बहुत ही मजा आया था। बहुत अच्छा, बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा था। लास्ट क्वेश्चन सर, आपकी अपकमिंग फिल्में क्या हैं? किस एक्टर के लिए आप कॉस्ट्यूम डिजाइन करना चाहते हैं? और अपकमिंग फिल्म नहीं है, अपकमिंग एक शो है मेरा जो मैंने कॉन्कना के साथ किया है। कॉन्कना और एक और डायरेक्टर हैं उसमें, उनके साथ में मैंने एक शो किया है कॉल वेलकम टू खोया महल। मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था बिकॉज जब वो रिलीज होगा तब आपको पता चलेगा कि फैशन वाइज एंड सिनेमैटिक फैशन वाइज उस शो की स्पेस बहुत अलग है। ओके। तो हमने कुछ बहुत ही अलग करने की कोशिश करी है, बहुत ही नया इंटरेस्टिंग लुक क्रिएट करने की कोशिश करी है, जो आई थिंक साल के एंड तक या आई थिंक जनवरी नेक्स्ट ईयर तक रिलीज हो जाना चाहिए था। शो कॉल वेलकम टू खोया महल। उसके अलावा मैं एक फिल्म कर रहा हूँ अदिति राव हायद्री के साथ, जो बहुत अच्छी मेरी दोस्त भी हैं। और बस उस फिल्म के बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, बाकी इट्स सब ओके। हाँ, एनडीए वेंडीए साइन किया हुआ है, मेरी नौकरी चली जाएगी। इट्स ओके। एंड अदर देन दैट एक दो फिल्में हैं जो अभी सिक्ख्या प्रोडक्शंस के साथ चालू होने वाली हैं, हो चुकी हैं। तो हैं, काफी सारी चीजें लिम्बो में हैं। बट एज फार एज रिलीजेस आर कंसर्न्ड, अदर देन खोया महल, आई डोंट थिंक सो और कोई रिलीज होने वाली है ऐसा। तो सर आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने खुलकर इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की, इतनी सारी दिलचस्प बातें की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईटीवी भारत से जुड़ने के लिए। And yeah, thank you for having me. थैंक यू सर। Bye bye. Bye. बाय सर।